हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स। आज हमारा बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया। आज हम एफडी स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ अब एक दिन रह गया इन बिटवीन एग्ज़ाम से पहले। हम कोशिश करेंगे कल भी ऑनलाइन आने की, लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी रहेगा। आज हम अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कल हम इनइक्वालिटीज़ करेंगे, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन आप प्रैक्टिस कीजिए इसके अलावा भी 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें से आपको कम से कम 10 मार्क्स आएंगे और आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे इन 10 मार्क्स को गेन करने में। प्लस इनइक्वालिटी का बेसिक मैं आज बोलूँगा। अगर मैं कल ना भी आ पाया तो जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे आप वो कर पाओगे कम से कम सॉल्व। अगर किसी को बैंक ऑन के क्वेश्चंस पीडीएफ में चाहिए, हमने ऑलरेडी बोला था इससे पहले वाले लेक्चर में, हमें मेल कीजिए इस पे, या तो डायरेक्ट मेल कीजिए। अगर नहीं तो जो हम आपको मटेरियल यहीं से शूट आउट करते हैं उसी पे वापस रिवर्ट कीजिए। लेकिन प्रेफरेबल होगा अगर आप डायरेक्ट खुद ही मेल करेंगे इस पे, उसे हमें ट्रैक रहता है हमने किस किस को डेटा भेजा। हमें ऑलमोस्ट 80 to 85 रिक्वेस्ट आई थी कल शाम तक। वो सारी हमने प्रोसेस की है, उन सबको हमने मटेरियल भेजा है। अभी कोई नहीं पेंडिंग है। आज की डेट में कल शाम से जो आया है वो आज हो जाएगा। अगर आप में से किसी को चाहिए, जस्ट शूट एन ईमेल ऑन दिस एड्रेस। उसके बगैर अगर कोई भी इशू है आप इस पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, इसलिए मैं बोलूँगा इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है 1-2 घंटे की प्रैक्टिस आपको कम से कम 10 मार्क्स, वो भी 2 से 3 मिनट में देगी। 2-3 मिनट में आप आराम से 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। चलिए जी, पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। (298 - 169 - 8 = x × 11। हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सॉल्व, राइट हैंड साइड खुद ही निकलेगा। 298 - 169 - 8, 169 - 8, यह है माइनस माइनस प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। विल एड दिस अप विद माइनस सिंबल, दैट मीन्स 177। अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये सब लिखना नहीं है, ऐसे नहीं लिखना है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप डायरेक्टली आपके पास रफ पेपर होगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हम यहाँ कैलकुलेटर यूज़ भी नहीं करेंगे। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आप वहाँ आराम से कर पाओगे, अगर नहीं होगा तो आप ऐसे करोगे। 298 वहीं पे पेपर पे लिखोगे, 169 और -8 आप पेपर पे नहीं लिखोगे, या आपको माइंड गेम यूज़ करनी है, आपको डायरेक्टली लिखना है 177। आपको ये आना चाहिए पेपर पे, रफ पेपर पे। ये 121 अब है 121 = x × 11। 11 यहाँ आएगा, 11 इसका आंसर है। मुझे लगता है 10 सेकंड में आप ये कर पाओगे, 10 सेकंड में नहीं, 2 की 3 सेकंड में आप ये कर पाओगे। 784 मैं अभी लिख रहा हूँ सारा क्वेश्चन, नहीं तो ये लिखने की ज़रूरत मुझे है नहीं, सारा मैं यहीं पे छोड़ूंगा। मैं डायरेक्टली लिखूंगा 3 और 2 होते 5, 4 और 2 होते 6, 5 और 3 होते 8। ये हो गया ये वाला पार्ट। अब चूंकि ये मुझे यहाँ लेना है तो ये आएगा 784, या और एल्स ये मुझे यहाँ लेना है, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ लेना है, लेकिन जो भी पार्ट यहाँ जाएगा उसको माइनस आएगा, माइनस इसलिए इस वाले का। अगर मैंने अब ये यहाँ लिया होता तो ये वाला माइनस आता, लास्ट में मेरा जो आंसर है वो माइनस में आता, माइनस मान लीजिए y, -y = -x³। तो ये और ये कैंसिल हो जाता उस केस में। वो डिटेल्ड है, वो बेसिक मैथ्स है, वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्या क्या है, हम यहाँ वही यूज़ करेंगे
जिससे हमें अभी सॉल्यूशन मिले। इतना आपको पेपर पे आना चाहिए बस। सात में से 6 तो 1, 7 में से 5 2, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब किसका क्यूब है? 216, वो है 6 का। हो गया सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, 2 रेज पावर 3 8 डायरेक्टली मैं लिखूंगा, 3 रेज पावर 2 9, हो गई 72, डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 64। 64 किसका स्क्वायर रूट है? 8, 64 का स्क्वायर रूट है 8। ये हो गया आपका सॉल्व। अब अगर आप ये एक्स यहाँ रखोगे, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे है, चूंकि फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये रेसिप्रोकल होके उल्टा हो जाएगा। 72 इंटू एक्स डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू 8। तो x आएगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं हम, x इज इक्वल 8 इंटू 90 डिवाइड बाई 72। पहले हमने 9 के साथ इसमें कैंसिलेशन की, 9 10 90, 9 8 72, फिर 8 और 8 कैंसिल किया, यहाँ रहा 1, यहाँ भी रहा 1, ये रहा x इज इक्वल 10। ये आपका क्वेश्चन आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, इसलिए इसको आराम से देखिएगा और ध्यान से देखिए। 5929 प्लस 8464, चूंकि आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, दैट मीन्स दिस गारंटीड इज ए स्क्वायर रूट, इसका कोई स्क्वायर रूट होगा, इसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट होगा। वो स्क्वायर रूट क्या है और कैसे फाइंड करेंगे हम, ये सारा गैस वर्क और स्मार्ट वर्क है। अगर आपको फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर नहीं पता है, तो हमने एक लेक्चर बनाया था एसएसबी के लिए, एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वो आप देखिएगा, उसमें हमने लिखा है कि कैसे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। जल्दी जल्दी में मैं बोलता हूँ, सपोज आपको कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 होगा, सपोज 25, 35, 45, 65, 75, ऐसे नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है, वो कैसे आप करोगे? जिस भी नंबर के एंड में 5 होगा, उसके एंड में, उसके स्क्वायर के एंड में भी 25 होगा। पहले 5 को अलग से स्क्वायर कीजिए, 25। इस 35 के एंड में स्क्वायर में भी एंड में 25 होगा, 45 के स्क्वायर के एंड में 25 होगा। सेम वेज जो भी नंबर है जिसके एंड में 5 होगा, उसके स्क्वायर के एंड में 25 होगा। ये डिफॉल्ट है, ठीक है। हो गया ये वाला पार्ट खत्म, 5 वाला पार्ट। अब हम इसको काटते हैं, इसका हमने जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 25 है, वो लिखा हमने। अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको एक ऐड कीजिए, 2 + 1, ठीक, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 7 + 1 8। इनको बीच आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को नेक्स्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट नंबर के साथ, डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 6, 3 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 12, 4 को नेक्स्ट के साथ, 4 5 20, 6 को नेक्स्ट के साथ 7, 42, 7 को 8 के साथ। बस ये आया आपका आंसर। दिस इज हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विद 5। कुछ भी होगा, कोई भी नंबर होगा, आपको उसको ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, और आराम से आप मुझे लगता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विद 5 2 या 3 सेकंड में कर पाओगे। अगर आपको इसमें इश्यू आ रहा है, आप मुझे बोले लास्ट में, मैं आपको ये रिपीट भी कर सकता हूँ। सपोज 105 है, इसका स्क्वायर क्या है? पहले 5 5 25, 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा इसका ये
मुझे लगता है ये सबसे इजी है किसी भी नंबर के स्क्वायर फाइंड करने में। सबसे इजी है इस वाले नंबर का जिनके एंड में 5 होगा वो फाइंड करना। अब ये वाला क्वेश्चन 5929 8464, लेकिन तब भी आप कम से कम 1 से 50 तक, 1 से 20 नहीं 30 तक रादर आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अभी उतना आपके पास टाइम नहीं है। फिर आपके पास अगर कोई भी नंबर होगा, डिजिट होगा, उसका आप स्क्वायर आराम से निकाल पाओगे। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसके बाद। फिर आपको 1 से 30 तक याद रहेंगे। अब वो कैसे करना है वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि उतना आपके पास टाइम है नहीं। अभी हमें है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5929। किस नंबर का स्क्वायर है 5929? एक तो आप कैलकुलेटर से एक एक करके करोगे जब तक आप इस नंबर पर जाओगे, वो है एक वे आउट। अब दूसरा वे आउट क्या है जो सबसे इजी है, क्योंकि जब आपको कैलकुलेटर से नहीं पता चलेगा तो आपको खुद ही करना है। जब आपको कैलकुलेटर ही नहीं अलाउड है, आप देखोगे इससे पहले वाले वो नंबर जिसका आपका स्क्वायर पता है क्या आएगा। सपोज हम मान के चलेंगे 40 का, फॉर द टाइम बिंग 40 का स्क्वायर है 1600। कैसे? 4 4 जा हुआ 16 और इसके बाद में 2 zeros लगेंगे। क्योंकि 40 का स्क्वायर है 1600 और ये है 1600 से ज़्यादा, दैट मीन जिसका भी ये स्क्वायर रूट है वो 40 से ज़्यादा ही होगा। हम 50 को करेंगे। अभी ये मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना है एक एक करके। मुझे पता है 7 7 49, 7 से भी नहीं जाएगा। मैं अभी 5 5 से जाएगा 2500, 6 6 से जाएगा 3600, 7 मुझे पता है, नहीं तो ये किसके स्क्वायर के बाद ही पड़ेगा। 7 7 4900, 8 8 6400। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बन गया। ये इनके बीच में 70 और 80 के बीच में। अब क्योंकि 70 स्क्वायर है 4900, 80 स्क्वायर है 6400। अब ये 70 का स्क्वायर तो है नहीं ना 80 का है। अब इन बिटवीन में से किसी नंबर का है, लेकिन इन बिटवीन 9 नंबर से अब आपको 9 नंबर्स एक एक करके ढूंढने हैं। वो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 75 का स्क्वायर देखेंगे। 75 का हुआ 5625। मैंने पहले 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 56 5 का 25, 5625। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो 75 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 75 का है 5600, ये है 5900। अब हमारा रूल आउट हो गया 70 से 75 तक सारा। अब रह गया हमारा 70 से 80 तक। अब 75 से लेके 80 तक कौन सा डिजिट वो है जिसका स्क्वायर करके एंड में आएगा 9। देखो अगर आप 76 देखोगे, 76 इंटू 76 हम फाइंड नहीं करेंगे, 6 6 जा 36। इसका जो स्क्वायर करके आएगा आंसर, उसका एंड होगा 6 से। अब हमें ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 77, ये देखो यहाँ 7 7 जा 49। ये वाला जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसके एंड में 9 है। यही सिर्फ एक नंबर है, 77 सिर्फ एक नंबर है इन बिटवीन 75 टू 80 जिसके एंड में 9 आएगा। यहाँ भी एंड में क्या है 9, इसलिए इसका स्क्वायर रूट है 77। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे 5929 यहाँ पे मैं करूँगा 5929 प्लस 8464 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ गया हमारा 77। अब हम देखेंगे इसको 8464 को ऐसे करेंगे। फिर से 8464, पहले आप जाओ 90 स्क्वायर पे, वो हुआ 8100, 9 9 जा 81, 8100। अब अगर आप 10 के स्क्वायर पे 100 के स्क्वायर पे जाते वो होता 10,000। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम 95 के स्क्वायर पे जाएंगे। उससे हमें पता चलेगा ये 95 से बड़ा वाला नंबर आएगा हमारा कि 95 से छोटा। 9 8 जा 9 10 जा 90, 5 5 जा 25,
या ज़्यादा, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है 8464 वो इन दो के इन बिटवीन है। 90 का स्क्वायर है 8100, वो इससे ज़्यादा है। 95 का स्क्वायर है 9025, वो इससे बड़ा है। दैट मीन जिस नंबर का भी स्क्वायर है वो इन दो के इन बिटवीन आएगा। वैसे हम देखेंगे आप 91, अगर हम देखेंगे 91 का स्क्वायर, हमें ढूंढना नहीं है, 91 का स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, हमें पता है इसके एंड में 1 आएगा, इसलिए ये इसके साथ मैच ही नहीं है। 92 का स्क्वायर एंड में 4 आएगा, यही है। अब अगर देखते हैं आप इसके बाद भी 2 मिनट के लिए मैं बोलता हूँ 93 का स्क्वायर आप करोगे फाइंड, 3 3 जा 9, इसके एंड में 9 आएगा, नहीं हो गया इसके साथ मैच। 94 का स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा, 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आएगा, इसलिए इसके साथ भी नहीं मैच। 95 का आपने ऑलरेडी फाइंड किया है 9025, दैट मीन्स आपको सिर्फ ऑप्शन यही 4 थे अवेलेबल, इनमें से एक ही के एंड में 4 है, वो इसके साथ हमारा मैच हो रहा है। आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये गारंटीड है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए गारंटीड है, इसका आंसर 92 ही है। इसको एक्स स्क्वायर, इन दो को ऐड कीजिए, 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। या तो आप ऐसे कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या स्क्वायर को यहाँ लीजिए, या आपको डायरेक्टली इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही दिमाग में रखना है। 13 का स्क्वायर है 169, इसलिए 13 इसका आंसर है। ठीक है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन, यह हम मुझे नहीं लगता आप या इस पे पेन या कुछ भी करना चाहिए आपको यूज, आपको नजर से ही पता चलना चाहिए। इसमें आंसर आएगा 5। अब आप बोलोगे कैसे, देखो ये 7.5, ये 2.5, 7.5 तो 2.5 हुए 10, 10 इज इक्वल टू 50 बाई एक्स, एक्स ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, 50 बाई 10 इज इक्वल एक्स, एक्स आ गया आपका 5 है 5। जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़े से और क्वेश्चंस, आप देख के ही बोलोगे आंसर क्या आएगा इसमें। मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी लिखना है नहीं, आपको डायरेक्टली ये माइंड में करने हैं ये सारे स्टेप्स। इंटू 8 इज इक्वल एक्स इंटू 10। बॉड मॉस अगर हम अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हमें पहले अंदर से पूरा सॉल्व करना है। ब्रैकेट पहले अंदर वाला हो जाएगा, ये हुआ 1/2 प्लस 4 इंटू 8, इतना ठीक है। 4 और आधा हो गई 4.5। वैसे भी आप कर सकते हो जैसे हम करते थे वो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो लेकिन लेंथ ही हो जाएगा। वैसे पहले वही करेंगे, 1 + 8/2, ये हो गया 9/2। मैंने डायरेक्ट लिखा 4.5, आप 9/2 भी लिख सकते हो। इंटू 8 इज इक्वल एक्स इंटू 10। मैंने आप इसके बदले लिखा 4.5 इंटू 8 इज इक्वल एक्स इंटू 10। 4.5 इंटू 8, पहले देख लो 8 4 जा 32। अब है 0.5 इंटू 8, वो हुआ 40। ठीक है, हमने पॉइंट अभी कंसिडर ही नहीं किया। 5 इंटू 8 40, एक के बाद डेसिमल है इसलिए 4 के बाद डेसिमल आएगा, वो हो गई 4, हो गई ये इसके साथ ऐड हो गई 36। 36 इज इक्वल एक्स 10x, 10 नीचे आएगा 36/10 इज इक्वल एक्स। एक के बाद एक 0 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर एक के बाद डेसिमल आएगा 3.6 आपका आंसर है। ठीक है, इतना मुझे लगता है बहुत इजी है, आप आराम से ये क्वेश्चन 10 कर सकते हो। अगर आपको पहले एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ही है, किसी क्वेश्चन में आप अटकते हो, छोड़ दीजिए उसको वहीं पे, वहाँ टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पे आइए डायरेक्टली। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे जल्दी जल्दी में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उसमें। 80% ऑफ, अगर मैं आराम से करूंगा, मुझे लगता है मुझे 10 सेकंड में इसका आंसर समझ आ गया कि क्या है। देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा आपके लिए। 80% ऑफ, मुझसे भी कोई तेज होगा जिसने रिसेंट पास में एग्जाम्स किए होंगे,
तो उनको इसमें कोई इशू नहीं आता होगा अभी, लेकिन ये सेशन उनके लिए है जिनने कभी ये किया भी नहीं है। 1.5 इंटू 4, ये आप देख लीजिए, 4 1 जा 4, ठीक है, सॉरी 4 1 जा 4, 0.4 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा, एक के बाद डेसिमल है इसलिए एक के बाद डेसिमल, तो 2, 4 प्लस 2, सॉरी 4 इंटू 2, यहाँ पे 1.5 इंटू 4 है, ये यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ गए थे। 4 इंटू 1 पहले अलग से, तो हो गए ये 4। अब हमें जो ये 0.5 इंटू 4 करना है वो हमें इस 4 के साथ ऐड करना है। हमने अभी ये मान लीजिए आपने a b इंटू 7 है, हमने पहले 7 को a के साथ ऐड मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें करना था 7 को a और b कंबाइन करके दोनों के साथ। हमने पहले 7 को a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को b के साथ मल्टीप्लाई किया अलग से, फिर इन दोनों को हमें ऐड करना है, तब जाके हमें आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले हमने 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, अब हम 0.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नॉर्मली 5 के साथ तो 2 20, अब एक के बाद डेसिमल है तो 2, तो ये वाला 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, हो गया 6। ये वाला आ गया, ये वाला पार्ट आ गया अब हमारा 6। देखते हैं इरेजर कहाँ है, इसका आंसर आ गया 6x। 80% ऑफ 6x इज इक्वल टू 24। 80% जो है इसको हम लिख सकते हैं 80/100 इंटू 6x इज इक्वल 24। ये जाएगा 6x इज इक्वल 2400/80। कैंसिलेशन की, 0 के साथ 0 कैंसल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 0 जा 0। x इज इक्वल 30/6। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, नहीं तो मैं यहां पे आराम से रुक पाता। 5, ओह सॉरी हमें यहाँ देखो, हमने यहाँ इस x को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 6x नहीं है, यह है 6 प्लस x। यहाँ देखो आप, ये था 1.4, मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा, फिर मैं दिखाऊंगा आपको, ये गलतियाँ हो सकती है वहाँ पे। ऑफ 1.5 इंटू 4 प्लस x, ये देखो ये क्वेश्चन है, हमने इस x को मल्टीप्लाई में लिया 6x के साथ, ये नहीं था 6x इक्वल 24, ये लिखना था हमें 80% ऑफ, ये वाला हमारा 6 है, 6 प्लस x इज इक्वल 24। हमने लेकिन यहाँ क्या लिया 6x, हमने इसको मल्टीप्लाई में लिया, तो ऐसे जाएगा 80/100 इंटू 6 प्लस x इज इक्वल 24। ठीक है इतना, तो ये ऐसे रखेंगे फिलहाल 6 प्लस x इज इक्वल 2400, क्योंकि ये 100 वापस यहाँ जाएगा, जैसे हमने यहाँ किया था, ये 100 को इस 24 के साथ मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड बाय 80। अभी तक ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें गलत हुआ था, 6x नहीं है 6 प्लस x से आएगा। ये हुआ 0 कैंसिलेशन, 30 जा हुआ 6 प्लस x इज इक्वल 30, x इज इक्वल 30 माइनस 6 इज इक्वल 24। ये रहा आपका आंसर 24। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में लिया था, लेकिन ये प्लस है, इतनी ही डिफरेंस। एक माइनर मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 1 मिनट लग गया आप, इसीलिए जब आप सॉल्व करोगे साथ साथ देख लीजिए कि आप सब ठीक कर रहे हो कि नहीं तो हमने ये ऑलरेडी किया होता। x²
इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 144। जो भी आपको यहाँ पे स्क्वायर में आएगा, आपको ये मान के चलना है ये गारंटीड किसी का स्क्वायर रूट है। आपको दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना, ये गारंटीड किसी का स्क्वायर रूट है। अब 144 जब हम 1444 अभी हमें देखना है कि ये किसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट क्या है। वैसे ही हम देखेंगे 25 इंटू 25, मुझे याद ही है, आपको भी याद होगा, 625। अब जाएंगे हम 40 इंटू 40, 1600। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, दैट मीन्स हमें 40 जाना ही नहीं है। 40 इंटू 40 1600 है। 30 इंटू 30 900, इन बिटवीन 40 और 30 के इन बिटवीन है ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं आपके लिए अभी, नहीं तो मैं डायरेक्टली जा पाता इस क्वेश्चन के इसमें कि ये किस चीज का स्क्वायर है। 35 पे जाएंगे। 35 कैसे किया मैंने, 3 को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर के साथ, 4 के साथ, 3 4 जा 12, 5 का स्क्वायर 25। दैट मीन्स ये 35 से बड़ा है, हमारा है 35 का स्क्वायर आ गया हमारा 1225 और 40 का स्क्वायर है 1600। इन बिटवीन, चूंकि ये नंबर खुद इन बिटवीन है, यहां से यहां, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी इन 35 और 40 के इन बिटवीन ही होगा। अब हम बराबर के बराबर 5 डिजिट्स नहीं देखेंगे, सॉरी, जो 35 के और 40 के इन बिटवीन है, हम क्या करेंगे, हम वैसे ही देखेंगे लास्ट में किसको क्या आएगा। 36, ये वहां आपको लिखना नहीं है ऐसे 36 37 देखोगे आपको ये सारा माइंड में करना है। अगर आप ऐसे लिखने बैठे फिर तो ऊपर वाला ही जाने की क्या होगा उसमें, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा फिर ज्यादा। 6 6 जा 36, इसके एंड में 6 आएगा। 7 7 जा 49, इसके एंड में 9 आएगा। 8 8 जा 64, इसके एंड में 4 आएगा। 9 9 जा 81, इसके एंड में 1 आएगा। यहाँ क्या है एंड में 4, यहाँ किसके एंड में 4 है, दैट मीन्स ये स्क्वायर है 38 का। हो गया ये खत्म। ये असल में कैसे ये कैसे हमने खत्म किया, देखो ये कैसे लिखते थे हम असली। 144 को हम ऐसे लिखते थे 38 का स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप। इसको हम या ऐसे पहले लिखते 38 इंटू 38, यह है 38 इंटू 38 है 1444, ये हो ना भाई। चाहे हम 144 लिखें या 38 इंटू 38 लिखें, वो सेम है 1444। अब 38 इंटू 38, वो बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। 38 एक ही बेस हम लेंगे और इसको इसके जिसका कोई पावर नहीं होगा उसको पावर होता है 1, इसका 1 और इसका 1 ऐड हो जाएगा तो स्क्वायर हो गया इसका। फिर ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 38 बच गया हमारा। वैसे ही लिखते हैं। अब है 676। 676 किसका स्क्वायर है, देखो अभी हमने देखा था 25 625 है, 30 900, दैट मीन्स ये इन बिटवीन, इन दो के बिटवीन है, 25 और 30 के इन बिटवीन। वैसे ही देखो आप, अब है 26 आपका, 26 के एंड में 6 आएगा, 27 के एंड में 9 आएगा, 28 के एंड में 4 आएगा। अब मैंने जल्दी में किया, 8 64 एंड में 4 आएगा। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी, जब हमने देखा 26 के एंड में 6 है, इसलिए ये यहाँ पे 26 आता। ऐसे ठीक है, तो 38 प्लस 26 होगी 64, डिवाइड बाई 4 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16, एक्स इज इक्वल, मैं पूरा कर रहा हूं अभी आपके लिए, नहीं तो इतना नहीं करना है मुझे। एक्स इज इक्वल 4 का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल 4, ये रहा इसका आंसर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 40% ऑफ 5/11 ऑफ 352। जब 40% ऑफ 5/11, आप पहले ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कीजिए।
5/11 ऑफ 352, ये हुआ 40% ऑफ 5/11 into 352, 11 1 जा 11 3 जा, ठीक है इतना। ये हुआ 5 इंटू 32 हो गया 160, 40% ऑफ 160। मुझे पता है 416 मैं करूँगा 64, लेकिन मैं आपको बोलूँगा करना कैसे है, अदरवाइज आई कैन डू इट इन ए सिंगल गो नाउ। एक्स स्क्वायर अगर मैं जब आप ये फास्ट ट्रिक में करोगे, लास्ट में आपको इसमें 416 हो गया, 64 आपको करना है, फिर देखना है 8 इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं स्लोली करूँगा। ये 40% हुआ 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 160। मैंने ये जीरो इसके साथ कैंसिल किया, ये वाला जीरो इसके साथ कैंसिल किया, वहाँ बचा हमारा 4 इंटू 16, ये और रह गया आपका 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब ये एक्स को हम रूट लेंगे 64 का, ठीक है, तो x बन गया आपका 8, क्योंकि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, x बन गया आपका 8। ये मैं बोल रहा था यहाँ पे 64 जो मैंने बोला वो ये वाला है। 416 मैंने 64 किया, बाकी मुझे पता है बाकी इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन ये सब आपको दिमाग में तब आएगा जब आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, और इसमें आप बाकी टॉपिक से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी में आप इन्वेस्ट करोगे उसमें गारंटीड नहीं है आपको 10 मार्क्स मिले, ये इसमें प्रैक्टिस करोगे इसमें गारंटीड है आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। x% इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल 40% ऑफ 5/11 ऑफ 352, ये हमने अभी किया, इसमें हमारा आंसर आया 8। 60% यहाँ पे हम करेंगे 60% ऑफ x माइनस 324 इज इक्वल टू 22। जब भी ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट आएगा पहले इसी को आप छेड़ दीजिए, आपको पहले देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट किसका है। अब आपको पता है 16 इंटू 16 16 16 200 256, 20 में जाइए आप, हो गई 400, सॉरी 20 स्क्वायर इसको 400। अब हमें पता है 16 और 20 के इन बिटवीन है ये। अब सिर्फ आपको देखना है कि किसका एंड 4 होगा, किस नंबर के स्क्वायर के एंड में 4 होगा, बस। 17 देखिए, 17 का स्क्वायर एंड उसके 9 होगा, इसलिए ये नहीं चलेगा क्योंकि 7 7 जा 49, इसके एंड में 9 होगा। 18 का स्क्वायर 8 8 जा 64, तो 4 होगा, यही है इसका स्क्वायर है 18, स्क्वायर रूट रादर 18। 60% ऑफ x माइनस 18, 18 इधर चला जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 240। 60% मैं अभी तेज तेज कर रहा हूँ ये, क्योंकि आपके पास अब टाइम है नहीं, अब पूरा एक्सप्लेन करें हम ये कैसे आ गया। ये 18 को चूंकि माइनस में यहाँ है, हमने इसको इक्वल टू के राइट साइड से लिया, इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, सिर्फ साइन इसकी चेंज हो जाएगी, ये यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 222 के साथ ये 18 ऐड हो जाएगा, ये 240 रह गया। बाकी लेफ्ट हैंड साइड से हमें यही है 60% ऑफ x। 60% ऑफ x हुआ 60/100 इंटू x, ठीक है, इसके साथ ये कैंसल, 3/5, 5 को 240 के साथ मल्टीप्लाई, 240 इंटू 5 और 3 जाएगा आपका डिवाइड बाय, इज इक्वल टू x। 3 1 जा 3, 3 8 जा 8 इंटू 5 400 आपका आंसर है, ठीक है इतना।
हम अभी बहुत तेज भी चल रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसे है, इनमें तेज चलना ही आपको पड़ेगा, ये इतने इजी है। x माइनस 0.5, कंफ्यूज नहीं होना है, 0.5 वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से डिजिट है, इसमें शायद समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे पहले देखिए ये आ गया 60 आपका, 2 1 2 260 हो गया, वहीं पे इतना खत्म। ठीक है, अब 60 को ये 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 20, 120। पहले 60 को नॉर्मली 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 20 और अपना 0। अब एक के बाद 0 है तो एक के बाद 0 आएगा। अगर आपको पता नहीं है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एनीथिंग विद ए नंबर, 52 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आपको पता है 52 इंटू 10 है 520। अब मान लीजिए आपको यही 5.2 इंटू 10 करना था, आप क्या करोगे, आप अभी कुछ भी मान लो, आप मान लो ये नॉर्मली 5.2 नहीं है, ये 52 है, 52 इंटू 10 आप करोगे पहले, हो गया 520। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1, डेसिमल के बाद 2 है, तो ये यहाँ पे भी आप 1 के बाद, लेकिन राइट साइड से काउंट करके आओगे, 1 के बाद डेसिमल डालोगे। ठीक है, अब अगर ये रहता 5.2 इंटू 1.0, पहले आप इसको नॉर्मली करते, 1.0 नहीं, मैं लूंगा 5.2 13 इंटू 1. वो ज़्यादा इजी रहेगा हमें अभी दिखाने के लिए। अगर हमारे पास है 1.2 इंटू 1.2, ठीक है, ये इसलिए मैंने 1.2 इंटू 1.2 लिया क्योंकि मेरे लिए इजी है 1.2 का स्क्वायर निकालना है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। पहले हम करेंगे इसको नॉर्मली, जैसे मैंने बोला, ये हम मान के चलेंगे 12 इंटू 12, 12 12 जा 144। अगर ये होता 1.2, दूसरा हम लेंगे 1.2 इंटू 12, ठीक है, तीसरा लेंगे हम 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144, इसका आंसर ये। अब हमें 1.2 इंटू 12 है, इसको भी पहले 12 इंटू 12 कीजिए 144। अब एक के बाद डेसिमल है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, लेकिन आपको वो रिवर्स में आना है, जितने क्वेश्चन में हमारे डेसिमल के बाद डिजिट्स थे उतने ही आपको आंसर में भी रखने हैं डेसिमल के बाद डिजिट्स, लेके आना है राइट साइड से। एक डेसिमल के बाद एक डिजिट था, राइट साइड से आओगे, एक डिजिट देखोगे, उससे पहले आप डेसिमल डालोगे, यहां पे आएगा। ठीक है, सेम एज अब 1.2 इंटू 1.2, पहले 12 इंटू 12 करोगे 144, डेसिमल के बाद, पहले डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, एक और एक हुआ 2, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, तो आप राइट साइड से आओगे, डेसिमल के बाद चूंकि क्वेश्चन में हमारे 2 डिजिट्स थे, तो आंसर में भी हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स रहेंगे। यहाँ से आओगे 2 डिजिट्स कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे डॉट डालोगे, डेसिमल डालोगे। ये मैथ बेसिक है, 6th-7th का है, ये मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको ये कैसे, कौन सी चीज कैसे आती है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, x माइनस 0.5 इज इक्वल टू 120/2 इंटू 0.2। ठीक है, 60 जा, अब 60 इंटू 2 करो 120, लेकिन एक के बाद डेसिमल है तो 0 जाएगा आपका, तो x माइनस 0.5 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.5, यू आर 12.5, ये आपका आंसर है। 48% ऑफ 625 डिवाइड बाई 0.75, ये आप यहाँ पे देख लीजिए आराम से। ठीक है, अगर किसी भी ऐसे, पहले आपको अगर किसी भी 71% या 13% किसी चीज का फाइंड करना है 900, पहले आप इसमें देख लीजिए 1% क्या है। ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ऐसे कर पाओगे। 1% क्या है 900 का,
10% क्या है 900 का, और 100% क्या है 900 का। 100% का 100% इसका है 900 का, 900 बराबर 10% रह गया इसका 90, और 1% रह गया 9। अब 13% कैसे निकालोगे आप? पहले इसमें से आपको पता है 13% है 10 + 3, आपको इसमें 10% निकालना है पहले, और 3% चूंकि आपको पता है 1% इसका 9 है, 3% इसका होगा मल्टीप्लाई बाय 3, 27। ये हुआ इसका 13% 117 आ गया। वैसे ही अब यहां पे देखेंगे 48% ऑफ 625, हम मान के चलेंगे इसका आपको पता ही है 10% 62 आएगा, 62.5। देखो 100%, 1%, 10%, 100%। 100% है 625, 10% रह गया आपका 62.5, और 1% रह गया 6.25। अगर आप ये देखोगे भी कैसे हैं, देखो मैं यहाँ पर बोलूँ 1% मीन्स 1/100 इंटू 625। ये किसी भी 1% ऑफ x इज इक्वल 1/100 इंटू x, 10% ऑफ x मीन्स 10/100 इंटू x। अब यहाँ पे चूंकि ये आ गया हमारा आंसर, 625 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 625 डिवाइड बाय 100। जब भी नीचे 10, 100, 1000 कुछ भी होगा, जितने नीचे जीरोज होंगे एंड में, उतने के बाद ऊपर आप डेसिमल डाल सकते हो। नीचे 2 जीरोज है, दैट मीन्स राइट साइड से कैलकुलेट करके 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल डाल सकते हो। 6.25 वही हुआ, 1% ऑफ 625 इज 6.25, वही मैंने यहाँ लिखा। जब आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से ये हो जाएगा। अब देख लो, मुझे पता है 50% क्या है। अब इसको हमें 5 टाइम्स करना है, ठीक है। अब यहां पे आप बोलोगे मैं क्यों करूंगा 62.5 इंटू 50, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 60 इंटू 50 300, ठीक है। अब रह गया आपका 2.5 इंटू 50, आपको था 62.5 इंटू 50। आपने क्या किया, आपने इसको लिखा 60 + 2.5 इंटू 50। ये किया आपने 60 इंटू 50 300। अब है 2.5 इंटू 50। ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप जब अपने हिसाब से करोगे आपको 1 भी मिनट नहीं लगेगा। ये हुआ 12.5। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हम शायद हमें किसी बटन में इसमें प्रेस हो रहा है। हाँ, यहाँ पे है। तो कहाँ पहुंचे हम? जब हमने यहाँ पे पहले हम इसका 50% निकालेंगे, 50% ऑफ 625, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 50% इसका हाफ होगा। किसी भी चीज़ का 50% उसका हाफ ही होता है। वैसे आप लीजिए 600 का 300, 25 का 12, 12.5, ये ज़्यादा इजी रहेगा ऐसे, अगर आपको वैसे नहीं आएगा। 50% इसका यही रह गया। अब हमने 50% लिया, हमें लेना था 48%, दैट मीन हमने 2% अलावा लिए इसमें। अब हम वही 2% इसमें कम करेंगे। इसका 1% है 6.25, 2% हो गए प्लस 6.25, वो है 12.50, है कि नहीं? वही 12.50 हम इसमें माइनस करेंगे, ये रह गया आपका 300। 48% ऑफ 6.25 इज इक्वल 300। यह है डिवाइड बाई 0.75 इज इक्वल x, ठीक है। अब अगर आपको ऊपर न्यूमरेटर में इंटीजर है,
नीचे डेसिमल पार्ट है, आप दो इसको ला सकते हो डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। इंटीजर कैसे, आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी नीचे भी उस डिजिट से जिसके भी लास्ट में इतने जीरोस होंगे जितने आपके डेसिमल के लास्ट बाद में है। यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितना है, दो डिजिट्स, तो आपको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको यहाँ पे सपोज होता है 0.8493, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 1 2 3 4 1 विद 4 zeros। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इसी डिजिट से, 100 से ऊपर भी 100 से नीचे भी। उससे क्या होगा, जब आपने 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा नॉर्मल 75, ओनली 75। ठीक है इतना। ऊपर 300 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 3 और 4 zeros, एक तो 100 के 2 zeros और आपने 2 zeros, इज इक्वल टू हमारा x। ये आपको अभी लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। आपके लिए मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो इतना नहीं है इसमें, ये आप आराम से दिमाग में भी कर पाओगे। अगर कैलकुलेटर होगा आपके लिए अलाउ, तो वो साथ लीजिएगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, वो उससे आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। 75 1 जा 75 होता है 150, हो गई 2, 150 हो गई 300, हो गई 4, दैट मीन्स यहाँ पे 4 आएगा हमें 300 तक, फिर वो 2 zeros, 400 इसका आंसर। ये वो आपका सिंप्लीफिकेशन, मैंने थोड़ी सी हाई लेवल रखी थी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने भी क्वेश्चंस ऑनलाइन ढूंढिए, उनको सॉल्व कीजिए, यू विल बी इजीली एबल टू डू इट। अब है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में क्या है मैं बोलूँगा, वहाँ पहले मैं बोलूँगा वहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ आते हैं 52.99 प्लस 61.1 प्लस 58.89 इज इक्वल टू एक्स। एक्स के नीचे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ क्वेश्चंस किए उनकी लेवल थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, ताकि आपको हैंड होल्डिंग हो जाए डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने में। फिर जब आपको वहाँ एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आएंगे, वो आप आराम से कर पाओगे। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है, ट्रंकेट नहीं करना है। राउंड ऑफ करना है, ट्रंकेट नहीं। डिफरेंस बहुत ही कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज ये वाला 29.912, इसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे अप्रोक्सीमेशन में, इसको हम 30 लेंगे। अब अगर आपने इसको ट्रंकेट किया, ट्रंकेट मीन्स काटना, ये वाला पार्ट आपने इसका काट लिया, तो आपने इसका 29 लेते आप फिर ट्रंकेशन में, लेकिन आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये राउंड ऑफ कैसे करोगे आप, अगर डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो एक ऐड करोगे, अगर लेस देन 5 है तो ट्रंकेट करोगे, ये याद रखिएगा, वो नहीं लोगे आप। यहाँ पे 29.912 चूंकि डेसिमल के बाद ग्रेटर देन 5 है नेक्स्ट डिजिट, इसलिए ऐड हो जाएगा, ये बनेगा आपका 30% ऑफ x माइनस 35 के बाद नेक्स्ट डिजिट है लेस देन 5, इसलिए ये ट्रंकेट हो जाएगा 35% ऑफ 199.9 यहाँ पे राउंड ऑफ हो गई 200 इज इक्वल 19.97, 9 है इसलिए राउंड ऑफ 20% ऑफ 225। ये मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत है नहीं। डायरेक्टली 30/100 सॉरी इंटू एक्स माइनस 35/100 इंटू 200 इज इक्वल 20/100 इंटू 225। ठीक है, इतना यहाँ तक बहुत इजी है, आप आराम से देख लीजिए, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। 30/x ऐसे रखिए, 35% ऑफ 200 इज 70, 35 इंटू 2 हो गई 70। अब मैं करूंगा नहीं, ये 2 zeros इसके साथ का नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दिखा रहा हूं मैं कैसे आएगा। वहां आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, जब आप देखोगे 35% ऑफ 200 आपको डायरेक्टली 70 लिखना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखना है, ये वाला पार्ट आपका सारा कैंसिल हो जाएगा।
आप लिखोगे डायरेक्टली इसके बदले 70 इज इक्वल 20% ऑफ 225। 225 हुआ इसका 20%, ये इसके साथ हो गया ठीक, ये 0 इसके बाद, 0 के बाद यहाँ डेसिमल, दैट मीन 22.5 इंटू 2 वो है 45। 30/100 इंटू एक्स, ये 70 यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस जाएगा, तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 70 115। ठीक है, ये और ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारा रहेगा 3x इज इक्वल टू 1150। मैंने 10 को डायरेक्टली यहाँ लिया मल्टीप्लाई में, और x के बदले यहाँ x इज इक्वल 3 1 3 3 3 9 3 3। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 383 मेरा आंसर आ गया, 383 पॉइंट समथिंग ये वाला को आंसर आ गया। फिर से मैं रिपीट करूंगा, 30% ऑफ x माइनस 35% ऑफ 200 इज इक्वल 20% ऑफ 225। ये आप ऐसे रखिए, 35% ऑफ 200, अभी मैंने बोला 70 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 45 आ गया। ये कैसे आ गया? 20% ऑफ, ये हुआ 20/100 इंटू 225। जैसे मैंने अभी आपको बोला भी सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज कैसे करते हैं। ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, अगर आप स्लोली करोगे 2 5 10, 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25, ये हो गया 45। वही 45 मैंने यहाँ लिखा। अब 30% को लिखेंगे हम 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 प्लस 70। ये है माइनस में, यहाँ इक्वल टू के राइट साइड से चला जाएगा तो प्लस बनेगा, ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया आपका 3/100। ये मैं स्लोली कर रहा हूँ, वहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, इतना आपको करना ही नहीं है। 115 ये जाएगा आपका, ये ऊपर लोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हुआ आपका x, ये इस पार ले जाओगे तो डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये यहाँ न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर बनेगा। जब भी आप कोई डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में पहले डिनोमिनेटर में था तो वो न्यूमरेटर में आएगा मल्टीप्लाई होके, और जो न्यूमरेटर में है जब वो इक्वल टू के राइट साइड से आएगा वो वहां डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 8 24, वहां एक बचा पॉइंट। अब मैं पूरा वो बेसिक मैथ कर रहा हूं। 3 3 9, यहाँ 2 बचे, यहाँ से 5 आएगा, वन आएगा, यहाँ डेसिमल जाएगा, यहाँ डेसिमल गया आपका, यहाँ 0 आएगा, 3 3 9, ये अब कंटिन्यू रहेगा 1, क्योंकि अब ऑलरेडी डेसिमल है और एक 0, 3 3 9, ये कंटिन्यू अब चलेगा। दैट मीन्स इस वाले का आंसर हमें आ गए यहाँ तक, x इज इक्वल 380.3 इंटू 100। ये वैसे लीजिए आप 383 इंटू 100 कीजिए, पहले एक के बाद डेसिमल है, यहाँ पे आएगा डेसिमल, 383 इसका आंसर है। ठीक है, सॉरी वहाँ 100 नहीं था, हमने वहाँ एक लिया था ऑलरेडी, हमने 30/100, ये वाला पार्ट 30/100 हमने 1 0 इसके साथ कट किया था। 380.3 इंटू 10 था हमारा, क्योंकि जब ये 3 नीचे गया था यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई करना था, 100 से नहीं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इसके साथ 1 0 कैंसिल किया था। तो 383 इंटू 10 हुआ 383 0, एक के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे ये रह गया आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन 4132,
मैं अब डायरेक्टली लूँगा, अब मैं आपको बोलूँगा नहीं कैसे करता हूँ मैं ये। 4132 इसका मतलब क्या, मैंने क्या लिया, कहाँ से लिया, ये हुआ इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्लस एक्स माइनस 25 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू 9265 माइनस 3168। आपको वही देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है डेसिमल के बाद नेक्स्ट डिजिट, तो आपको ऐड करना है एक, लेस देन 5 है तो आपको ट्रंकेट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इतना ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको इसके साथ माइनस करूंगा तो 9 में से 3 हो गई 6, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 8 गए तो, लेकिन 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपको 15 में से ये हो गया 7, यहाँ बनेगा आपको एक डिजिट ये और ये ऐसे, हाँ 6097। ठीक है ना, ये कैसे किया मैंने माइंड में ही किया, लेकिन आपको ऐसे क्या करना है, 9265 माइनस 3168, ये वाला क्वेश्चन। सेवन, यहां बचे ये 5, यहां से लाओगे 15 में से 6 तो 9, ठीक है। यहाँ ये 1 बचा था, यहां से आएगा 1, 11 में से 1 तो 10, 9 में से 3 सॉरी 8, हाँ 9 में से 3 तो 6 दिया गया। ये मैंने वैसे नॉर्मली ये माइनस किया 6097। अब है x माइनस 25, यहीं पे इसको ऐड ही कीजिए 25 डायरेक्टली, इतना ठीक है। अब है 4132 प्लस एक्स, बाकी सारा हो गया कंप्लीट, इज इक्वल दिस, एक्स यहीं पे रख दीजिए, इसको माइनस कीजिए यहाँ पे 4132 को, वन 990 कैसे, 12 में से 2 तो 0, 12 में से 3 तो 9, यहाँ 0 बच गए, यहाँ से 1 लाया, 10 में से 1 तो 9, यहाँ 5 ही बच गए, 5 में से 4 1 तो 9, 1, ये हुआ 1990, ये रहा आपका आंसर। बहुत इजी था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशंस थे इसमें। 70%। हमें लास्ट वाले लेक्चर में एक क्वेरी आई थी कि आपकी साउंड क्लियर नहीं है इस वाले वीडियो में, उस टाइम पे हम बीमार थे थोड़ी से, तो हम बात नहीं कर पाते थे। 70% ऑफ 325, 70% ऑफ 325 प्लस 1620% ऑफ 60, इसको ट्रंकेट किया क्योंकि मोर देन लेस देन 0.5 है, इसको राउंड ऑफ किया क्योंकि मोर देन 5 है। ठीक है, इतना बहुत इजी है। अब आप यहाँ से मुझे लगता है खुद ही कर पाओगे, तो करो खुद ही भी। मैं 2 मिनट के लिए इसमें पॉज रखता हूँ, आप खुद ही कीजिए। मुझे भी आप बोलोगे यहाँ पे 616 हुआ, 920 समथिंग अराउंड उसी के, यहाँ से हो गया 70/100, नहीं तो मुझे आराम से लगता है निकलेगा। आप कीजिए जल्दी जल्दी। अगर आप देखो ऐसे 6 × 16 960, दैट मीन्स इसका आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली 960 से आसपास ही आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा क्योंकि मैंने अभी निकाला 1600% ऑफ 60। अब मुझे इसके साथ 20% यानी कि और 12 ऐड करने हैं,
20% ऑफ 60 इज 12, हुआ 972। ये ऐसे ही करना होता है, असली परसेंटेज ऐसे ही करना होता है। 1600% ऑफ 60 इज 960। कैसे? पहले आप 6 इंटू 16 करोगे, 96 और 2 जीरोज 100 के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और इस 60 का लेकिन एक रहेगा, 960। अब रह गए आपके 20%। 20% ऑफ 60 इज 12। इन दो को ऐड किया 972। आपको कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट आप खुद कर पाओगे, ठीक है। अब 70% ऑफ 325, ये भी मुझे पता है। अगर मैं 70% ऑफ 300 निकालूंगा तो अराउंड 210 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको 70% ऑफ 25, दैट मीन्स 100% ऑफ 25 है 25, 70% 25 का 25 से लेस होगा। यहाँ पे आप ऐड कीजिए, अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है। 1100, 72 प्लस 10, 82। दैट मीन्स आपका आंसर 1182 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। आपको 70% ऑफ 25 इसमें बस अब ऐड करना है, दैट मीन्स थोड़ा सा बढ़ेगा। 1182 से जो नज़दीक होगा यहाँ आंसर, वही आपका आंसर है। कुछ नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, 1200 इसका आंसर है। कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने पहले टाइम में ही किया होता 1600% ऑफ 60 इज 960। यहाँ से 70% ऑफ 300, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, 210, ये हो गया 1170। तब भी मैं वहीं पे पहुंचा था 1170। 1100 के नज़दीक कौन सा है? 1200, दैट मीन्स 1200 इसका आंसर आएगा। अब अगर आप एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको एग्जैक्टली 1200 आएगा, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। अब अगर यहाँ पे होता आंसर एक 1200, दूसरा होता 1150, आपने यहाँ से रूल आउट किया था 1150, क्योंकि आपका आंसर 1170 से ज़्यादा आएगा। आपने पार्ट अमाउंट ही अभी लिया, लेकिन वो ऑलरेडी 1150 से ज़्यादा आ गया, तो आपको 1200। अब अगर और एक ऑप्शन होती 1210, तो फिर आपको ये प्रॉपरली करना था पूरा, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस में इतना नज़दीक आंसर नहीं होगा। एक होगा 1200, दूसरा होगा 1210। अब अगर होगा भी तब आपको वो पूरा करना है। x इंटू 60, वो हुआ 60x, 60x ही इसको लिखेंगे, इज इक्वल 500 डिवाइड बाई 11% ऑफ 4620 माइनस 240। ये देख लीजिए आप, ये मैं आराम से लिखूंगा, छोटा छोटा है। 60x इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 11%। जब परसेंट है तो इसको, सपोज हमें 10% है, 10%, इसको 10/100 हो जाएगा। 9% है, 9%, ये हो जाएगा 9/100। अब है 70%, ये हुआ 70/100। अब है 1/2%, ये हो जाएगा 1/2, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वैसे ही अब है 500/11%, इसको हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 11, इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 से। ये हुआ 60x इज इक्वल टू 500/11 इंटू 100% वाला 100 इंटू 4620 माइनस 240। ये और ये कैंसिल हो गया आपका, ये और ये कैंसिल हो गया आपका। ये रह गया आपका 50 इंटू 462 डिवाइड बाई 11। 11 1 जा, 11 4 जा, 11 2 जा। अब रह गया आपका 50 इंटू 42 माइनस 240 इज इक्वल 60x। मेरे लिए बहुत इजी है, यहाँ से भी मैं कुछ 60 कॉमन निकाल पाता या कुछ निकाल पाता, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। यहाँ मैं आपको ये क्या बोलते हैं इसको, एट ए टाइम साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम पहुँच कहाँ, 50 इंटू 42। पहले हम करेंगे 50 इंटू 40। 50 इंटू 40
अगर हम ऐसे करेंगे 10 कॉमन निकालेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ये रहेगा हमारा 5 इंटू 42 माइनस 10, इसका भी निकला कॉमन 24 इज इक्वल 60x। अब ये रह गया आपका 10 से कैंसिलेशन, ये असल में ये 60 यहाँ जाएगा, ये रहेगा आपका 1/6 इंटू 5 इंटू 42 माइनस 24। इससे हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई। 5 इंटू 40 हुआ 200, 5 इंटू 2 हुआ 10, तो ये हुआ 210 माइनस 24 डिवाइड बाई 6। 210 को हम 24 कम करेंगे तो ये रह गया आपका 186/6। आप करते जाओ आपको आंसर आएगा ही आएगा। 31 कहीं पे है, कहाँ पे है हम, ये है 31। मुझे पता भी नहीं था हम किस क्वेश्चन पे कर रहे हैं। ये वाला x इज इक्वल टू 80% हुआ 80/100 इंटू 3450 डिवाइड बाय, इसको भी ऐसे रखेंगे 5 प्लस 190, ऐसे रखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ये हुआ हमारा, ये जीरो कैंसल, कैंसलेशन मैं अभी कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। 4 इंटू 69 इतना है, ठीक फिलहाल। अब ये यहाँ डिवाइड में जाएगा 5, तो सारा एक ही पार्ट है ना। मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको और इसको, सिक्सटी 69 हो गया 276 डिवाइड बाई 5 प्लस 190, इतना ठीक है। अब यहां से ही करेंगे 276 प्लस 950 डिवाइड बाई 5, एक है आपका 6 1 to 2 5 246। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर है नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं अभी ये रब भी कर सकता हूँ, लेकिन आप देखिए लेकिन मैंने कहीं पे गलत किया है, इतना तो कन्फर्म है मैंने कहीं पे गलत किया है। अब देखना है कि कहाँ पे गलत किया है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये जब मुझसे ये गलती होगी तो आपसे भी डेफिनेटली ये गलती हो ही जाएगी, इसलिए आप इसको आराम से कीजिए। 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 3450 बिल्कुल ठीक है, डिवाइड बाई 5 प्लस 190, ये इतना ठीक है। अब अगर हम 345 इसको इसके साथ कैंसिल आउट किया, 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 तो 345 इंटू 8 रहना चाहिए हमें क्या रहा, यहाँ पे ये गलती लगी है, ये है। यहाँ पे हमारा आंसर रहना चाहिए 345 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 प्लस 190, वही यहाँ पे है गलती हमारी। ये
मुझे आदत है ऐसे करने की। $742 आंसर है। ठीक है, हमारी यहाँ गलती लगी थी, मैं फिर से ही करता हूँ। देखिए 80%, 80/100 इंटू 3450 डिवाइड बाई, बाकी हम वैसे ही रखेंगे जैसे हमने पहले ही रखा था। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये रहा हमारा 8 इंटू 345 डिवाइड बाई 5 प्लस 190। ठीक है, इतना 5 के साथ 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा, ये रहा आपका 8 इंटू 69 प्लस 190। 69 इंटू 8 आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं, पहले 60 इंटू 8 कीजिए 480, फिर 9 इंटू 8 कीजिए 72, फिर इस आंसर को ये वाले 190 ऐड कीजिए। 2 4 8 और 9 हो गए 17, 17 और 7 24, तो 4 यहाँ 2 आएगा 742। ये मैं बोल रहा था 742 आंसर। हमें कहीं पे गलती लगी थी, हमने ये यहाँ पे 4 लिया था, ये 4 मान के चल रहे थे हम, इसीलिए हुआ था, बाकी कुछ नहीं। 75% ऑफ 600 प्लस 18% ऑफ 1150 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। 75% ऑफ 600, पहले मुझे लगता है 75% ऑफ 600 क्या हुआ, 420 प्लस 30 प्लस 18% ऑफ 1150, 10% ऑफ 1150 हुआ 100, 8% हुआ, शिट, मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लोली कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 600 प्लस 18/100 इंटू 1150 इज इक्वल 3x। ये 2 जीरोज इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल। अब 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा। ठीक है, 6 इंटू 75 450, वही मैंने बोला था अभी, 420 को मैंने 30 ऐड किए थे, ये हुआ 450। मैंने कैसे किया था, 75% ऑफ 600, मैंने पहले 7% ऑफ 600 किया था, वो was 420, 7 6 ज़ा 42 हो गए 420, फिर 5% ऑफ 60 किया था तो 30 ऐड किए थे, वही हुआ था 450, वो यहाँ पे मैं पहुँचा था। प्लस 9 इंटू 23 हो गए 180, 9 इंटू 20 पहले 180, फिर 9 3 ज़ा 27, इसको ऐड करेंगे 450, $957। ठीक है, इतना 957 इज इक्वल 3x, 957/3 इज इक्वल टू x। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 319, 319 यहाँ कोई आंसर है नहीं। अब आप अप्रोक्सीमेशन में कहाँ चलोगे, फिर से मैं देखता हूँ, फिर से मुझे लगता है मुझे फिर से कहीं पे गलती लग गई। 75%, 75/100 इंटू 600 प्लस 18/100 इंटू 1150,
ये मैंने इसके साथ ये कैंसिल किया, ये दो मैंने इसके साथ कैंसिल किया, ये 450 कन्फर्म है। प्लस नाइन इंटू अब मैं पूरा स्लोली कर रहा हूं, कहीं मुझे कहीं छूट तो नहीं रहा है। $450 प्लस $207, $657 यहीं पे छूट रहा था हमारा। 657 इज इक्वल टू 3x, 3 यहाँ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा। इसीलिए जब आप आराम से करोगे तब जाके देखो, आप अगर आपने अभी देखा होगा मैंने जल्दी जल्दी में किया था तो मेरा ये 2 बार ही ऑलमोस्ट ये हो गया, गलत हो गया जल्दी जल्दी में। लेकिन स्लोली करोगे आपको आराम से ये आंसर आएगा और आपको आराम से 1 मार्क्स भी गेन हो जाएगा और आप साइमल्टेनियसली टाइम बचाओगे। ये वाले क्वेश्चंस आप खुद ही कीजिए। आप ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी है। ये प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस है, आप परसेंटेज वाले नहीं रह गए यहाँ। अब मैंने प्लस माइनस वाले ये वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं इस टाइप के, इसलिए आप खुद कीजिए। इसमें वही ट्रंकेशन मैं इसलिए रख रहा हूँ ये आपके लिए क्योंकि मैं किसी और चीज़ को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, नहीं तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। रादर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे ब्लैंक ही चाहिए। हम स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड रिपीट करेंगे और लॉस, डाउटफुल और लॉस एसेट ये हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी लेक्चर में इनको कवर करने के लिए। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होता है जिसमें सारी कंडीशंस सैंक्शन की फुलफिल हो गई। वो सारी कंडीशन जो स्टैंडर्ड में थी, सैंक्शन में थी, वो सारी इसमें फुलफिल है। प्लस जो इसका रिस्क है वो नॉर्मल रिस्क है, तो ये स्टैंडर्ड बन गया आपको। अब सब स्टैंडर्ड वो हो गया जो जिसमें कंडीशन की सैंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तब वो चले जाता है स्टैंडर्ड में। अब वो कब जाएगा स्टैंडर्ड में? इंस्टेंटली जब फर्स्ट डे पे ही इसकी सैंक्शन डिविएट होगी, क्या उसी दिन हो जाएगा या कुछ डेज मिलेंगे, उस पे फिर डिसाइड हो जाता है कितने डेज के बाद। अगर कुछ डेज के बाद जाता है तो क्या कितने डेज के बाद जाएगा और उतने डेज पास होने तक क्या ये स्टैंडर्ड रहता है या कुछ स्टेटस इसमें चेंज होती है, वो हम देखेंगे। पहले आता है इसमें SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। SMAs जो हमारा बहुत बड़ा हेडेक रहता है, SMAs हैं हमारे। SMA में क्या क्या रहता है? जब भी आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर और ओवरड्यू, आउट ऑफ ऑर्डर आपका CC में रह जाता है, चला जाता है। वो क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर, किस किस कंडीशन में आएगा वो हम देखेंगे। जब भी आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्यू में आएगा तो ये आ गया SMA में। अब SMA में पहले इसकी कैटेगरीज बनती है। पहले आता है SMA 0, फिर आता है SMA 1, फिर आता है SMA 2। ठीक है, SMA 0 जो ही ये ओवरड्यू हो गया या आउट ऑफ ऑर्डर आ गया, पहले दिन से लेके 30 दिन तक ये SMA 0 में रहेगा। अगर ये इतने दिन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्यू रह गया तो ये SMA 0 में बन गया। जो ही अगर ये कंडीशंस फिर से कंटिन्यू रह गई, आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्यू 31st डे पे भी,
और अप टू 60th डे, तो ये SMA 1 में चला जाएगा। जो ये 31st डे पे एंटर हो जाएगा तो ये SMA 1 में रहेगा जाएगा। अब अगर ये कंडीशन फिर से चल रही है ऐसे, आउट ऑफ ऑर्डर है या ओवरड्यू है या दोनों है, कंटिन्यू, पहले 1 से 30 डे तक भी था, यानी कि 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी को 30 जनवरी तक इसमें ओवरड्यू चल रहा था 31 जनवरी को भी इसमें ओवरड्यू है, तो 31 जनवरी को ये SMA 0 में नहीं SMA 1 में चला जाएगा 60 डे तक। मान लीजिए आप ये 29 फेब तक इसमें अभी भी ये कंडीशंस है, हो गई आपके 60 डेज पूरे, 31 और 29। जब आप 1 मार्च में जाओगे अगर ये कंडीशंस अभी भी है तो आपका अकाउंट SMA 2 में चला जाएगा। दैट मीन्स अभी आपने 61st डे इसको टच किया। अब 61 डे से लेके अप टू 90 डेज ये रहेगा SMA 2 में। अब आपको जरूरी करना है इसको, जो ये आउट ऑफ ऑर्डर था या ओवरड्यू था, ये वाली कंडीशन इसको ओवरराइड करनी है। अगर आउट ऑफ ऑर्डर है उसको सेटिस्फाई करना है कि क्यों आउट ऑफ ऑर्डर था वो ठीक करना है, अगर ओवरड्यू है तो ओवरड्यू इसके क्लियर करने हैं। अगर नहीं कर पाए आप तो 91st डे पे ये NPA हो जाएगा आपका। जब ये NPA हो जाएगा ये फिर बनेगा सब स्टैंडर्ड, उसमें सब स्टैंडर्ड में फिर ये डाउटफुल बनेगा, डाउटफुल 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, वो हम देखेंगे कब क्या बनेगा ये, और लॉस कब बनेगा। लेकिन यहाँ पे है अकाउंट कब SMA 0 बनता है, SMA 1 बनता है और SMA 2। ये उनके लिए हेल्पफुल है जिनने एडवांस में काम नहीं किया। जब भी आपके अकाउंट में आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस होगी या ओवरड्यू स्टेटस होगी 1 से 30 दिन के लिए तो SMA 0, 31 से 60 डेज तक के लिए SMA 1, 60 से 90 डेज के लिए तो SMA 2, ग्रेटर देन 90 डेज 91st डे पे ये NPA हो जाएगा। अब अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड वो सिक्योर्ड है वो लोन है जिसमें आपकी सिक्योरिटी हो या ना, या तो नहीं है। अब अगर है भी सिक्योरिटी कुछ, वो है लेस देन और इक्वल टू 10%। बस जो जितना आपने लोन दिया उसका 10%। सपोज आपने 100 रुपीज का लोन दिया है, सिक्योरिटी आपने 10 रुपए की ली है, ये सिक्योर्ड नहीं है, ये अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड हुआ वो जिसमें सिक्योरिटी है लेकिन ग्रेटर देन 10%, बस वही है। अनसिक्योर्ड वो जिसमें या तो सिक्योरिटी है नहीं, या अगर सिक्योरिटी है भी लेस देन 10%, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10% से ज्यादा नहीं, लेकिन सिंस सैंक्शन तो ये अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। फिर अब अगर ये सब स्टैंडर्ड बन गया NPA यानी कि अब बंदा पैसे नहीं दे रहा है, ये सब स्टैंडर्ड रह गया हमारा कंटिन्यूअसली 12 मंथ्स के लिए NPA। हमारा अकाउंट देखो पहले 0 से 1 से 30th डे तक SMA 0, 31 से 60th डे तक SMA 1, 61 से 90th डे तक SMA 2। 91st डे से अब ये हो गया NPA। जब ये NPA हो जाएगा, लेकिन ये 91st डे इसका फर्स्ट डे कंसिडर हो जाएगा इन NPA। अब ये आज से NPA है। अब अगर ये NPA या सब स्टैंडर्ड, अब अगर ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कंटिन्यूअसली यानी कि NPA रहा ये 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के बाद ये डाउटफुल कैटेगरी में जाएगा। पहले 12 मंथ्स ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो ये डाउटफुल कैटेगरी में जाएगा। पहले ये जाएगा डाउटफुल 1 में। देखो पहले 1 साल इसने गुजारा किस में, सब स्टैंडर्ड में। अब जो ही इसका दूसरा साल स्टार्ट होने वाला था ये आ गया डाउटफुल 1 में। ये ठीक नहीं हुआ यहाँ पे। अगर इन बिटवीन ये कहीं पे भी ठीक हुआ 1 दिन के लिए तो ये फिर से ये 1 साल उस दिन से फिर से स्टार्ट हो जाएगा जब ये नई बार NPA हो जाएगा। ठीक, अब डाउटफुल 1 में ये और 3 साल रह गया। सॉरी, ये इसमें मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है।
एक सेकंड गिव मी अ सेकंड। सब स्टैंडर्ड आपका 12 मंथ्स में रह गया, आ गया आपका ये। अब ये नेक्स्ट 1 साल के लिए और रह गया डाउटफुल में, तो ये डाउटफुल 1। अब जब इसका 1 साल सब स्टैंडर्ड में गुजर गया, 1 साल डाउटफुल में गुजर गया, हो गए अभी तक 2 साल, तीसरे साल 3rd ईयर पे ये डाउटफुल 2 में जाएगा। ठीक है, टोटल अब तीसरा साल चल रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें और ये रहेगा 1 साल, फिर ये डाउटफुल 3 में जाएगा। इतना ठीक है फिलहाल। अगर आपको यहां पे इशू आ रहा है, आप फिर से इसको मैं रिपीट करता हूं। आपका अकाउंट पहले एसएमए में रहता है, एसएमए खत्म, सॉरी पहले एसएमए रहता है, एसएमए 1 से 30 दिन तक अगर इसमें डिमांड यानी कि ओवरड्यूज या उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर रहा। ये आउट ऑफ ऑर्डर में क्या है, अगर सीसी अकाउंट है आपका, सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा बैलेंस हो गई, ओवरड्रॉन, ये हो गया आउट ऑफ ऑर्डर। या सेकेंड थिंग, इसमें आपका अकाउंट हालांकि क्रेडिट में है, लेकिन 90 डेज में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। 90 डेज, सपोज आपकी लिमिट है 100 रुपीज़, ये मैं बोलूँगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी सैंक्शन लिमिट है 100 रुपीज़, आपने इसमें से 50 रुपीज़ निकाले, 50 वहीं पे है, तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जो लगेगा, मान लीजिए 1 रुपये आपका मंथली इंटरेस्ट लगता है। जब आपने डाउटफुल 1 में, सॉरी जब आपने इसमें 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग गया आपको, ये बन गई आपकी बैलेंस 49 रुपीज़। नेक्स्ट मंथ और 1 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, ये बन गया 48 रुपीज़, और एक इंटरेस्ट लग गया, ये बन गया 47 रुपीज़। सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो आपको कस्टमर ये नहीं बोलेगा मेरे पैसे है, मेरा इंटरेस्ट तो इसी में से कट रहा है, वैसा कुछ नहीं है। आपको 90 डेज में इसमें ज़रूरी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ताकि जो इसमें ये इंटरेस्ट डेबिट्स है ये वापस आए आपके अकाउंट में। ठीक है, ये वापस आए। जब फर्स्ट डे पे इसको इंटरेस्ट लग गया यहां पे, यह हो गया आउट ऑफ ऑर्डर, ये यहां पे देख लीजिए, ये हो गया आउट ऑफ ऑर्डर यहां पे। अब अगर ये यहां से लेके यहां तक 90 डेज तक आउट ऑफ ऑर्डर रह गया, तो ये एनपीए कहलाएगा। सिर्फ एक चीज है जो आउट ऑफ ऑर्डर 90 डेज के बाद जिसकी वजह से नहीं होगा, वो है सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट एक्सपायरी जब होता है उस केस में 180 डेज के बाद एनपीए हो जाता है। ये आप यहां पे गौर से सुनिएगा। अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर और ओवरड्यू फॉर 90 डेज, तो 91st डे पे आप इसको सब स्टैंडर्ड करोगे। ठीक है, अब जस्ट अ सेकंड प्लीज। अब अगर आउट ऑफ ऑर्डर हुआ ड्यू टू सैंक्शन लिमिट एक्सपायरी, वो आप आफ्टर 90 डेज नहीं, वो आप आफ्टर 180 डेज करोगे। ठीक है, इतना ये हो गया आपका एसएमए वाला पंगा। अब है डाउटफुल वाला। अब जब ये हो गया सब स्टैंडर्ड में, 91 डे पे ये सब स्टैंडर्ड में चला जाएगा, लेकिन ये 91 डे इसका सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पहला दिन कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट डे इन सब स्टैंडर्ड। अब ये रह गया कंटिन्यूअसली सब स्टैंडर्ड 1 साल तक। जब 1 साल इसका कंप्लीट होगा, दूसरे साल के फर्स्ट डे पे ये डाउटफुल में चला जाएगा।
डाउटफुल 1, ठीक है। और अब अगर ये और डाउटफुल 1 में और 1 साल रह गया, और 1 साल, दैट मीन सब स्टैंडर्ड में ऑलरेडी 1 साल, डाउटफुल 1 में और 1 साल, टोटल एनपीए इसका 2 साल का है। एनपीए यहां पे हुआ जब सब स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया, सब स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया, फिर ये रह गया सब स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए। अभी भी हम अभी मान के चल रहे ये अपग्रेड नहीं हो रहा है, सब स्टैंडर्ड रह गया 1 साल के लिए, दूसरे साल से ये डाउटफुल में चला जाएगा। सब स्टैंडर्ड डाउटफुल में यहां पे ये और 1 साल रहेगा डाउटफुल 1 में। टोटल हो गए अभी ये एनपीए, एक तो सब स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी का 1 साल और डाउटफुल वाली कैटेगरी का 1 साल, अभी ये 2 साल। जब इसको डाउटफुल 1 में हो गई और 1 साल कंप्लीट, ये चलाया जाएगा आपका डाउटफुल 2 में। यहां पे लिखते हैं डाउटफुल 2 में। अभी यहां पे था इससे पहले ये डाउटफुल 1 में 1 साल के लिए और सब स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए, सब स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए, डाउटफुल 1 में 1 साल के लिए। अब डाउटफुल 2 में ये 2 साल के लिए रहेगा, 2 से 3 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद ये जाएगा डाउटफुल 3 में। सॉरी, यहां ये 1 साल और रहेगा डाउटफुल 2 में, फिर डाउटफुल 3 में चला जाएगा। यहां 1 साल, यहां 1 साल, यहां 1 साल। जब ये डाउटफुल 2 में होगा 1 साल के लिए, दैट मीन्स ये ऑलरेडी एनपीए पिछले 3 साल से है, ये चला जाएगा फिर डाउटफुल 3 में, ठीक है, हो गई डाउटफुल। अब है लॉस एसेट। लॉस एसेट में हर वो एसेट जिसमें लॉस ऑफ सिक्योरिटी होगी, इवन इफ अकाउंट स्टैंडर्ड है, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है लेकिन सिक्योरिटी लॉस हो गई, लेस देन 10% रह गई स्टैंडर्ड एसेट में, लेस देन 10% की सिक्योरिटी बच गई आपकी, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉस में चला जाता है, ये आप मान के चल लीजिए, ठीक है। इतना ये आ गया आपका डाउटफुल भी, सब स्टैंडर्ड भी, वो सारे हो गए। और रहता है हमारा लॉस एसेट, 10% से कम सिक्योरिटी है या लॉस ऑफ सिक्योरिटी हो गया, रिमेनिंग सिक्योरिटी रह गई 10% से कम, तो ये ऑटोमेटिकली लॉस में चला जाएगा। और प्रोविजनिंग, हाँ प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनिंग हम देखेंगे अब। प्रोविजनिंग से पहले प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जिसमें एसेट्स जो हमने लोन प्रोसीड्स से परचेज किए, एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम लोन प्रोसीड्स इज आवर सिक्योरिटी। या वो चार्जड है बैंक को, चार्जड टू बैंक। जो हम सीसी देते हैं रिटेल सीसी, उसमें क्या बोलते हैं हम बंदे को, आप स्टॉक लाइए, वो जो स्टॉक है वो असल में बैंक का होता है, वो सिक्योरिटी होती है बैंक की, इसीलिए हम उसमें लेते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। अगर आपको याद होगा उसमें हम स्टॉक इन्हीं पैसों से खरीदते हैं, इसीलिए वो स्टॉक हमारा ही होता है, वो सिक्योरिटी रहती है हमारे लिए। कल की डेट में आप दुकानदार को बोल सकते हो ये स्टॉक हमारा है, या वापस कर दीजिए, ये प्राइमरी सिक्योरिटी। कोलैटरल में अगर सिक्योरिटी हमने वो ली है जो हमने लोन प्रोसीड से परचेज नहीं किए, तो वो बनता है हमारा कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। इतना तो और क्या रह गया हमें इसमें, आउट ऑफ ऑर्डर। देखो
हम देखेंगे ये अकाउंट कब एनपीए हो जाएगा। असल में जब हम ये देखते हैं, जब हमें SMA 2 आता है या LTOs आते हैं, हमें वहाँ पे इशू रहता है। हम बोलते हैं हमारे हिसाब से ये नहीं जाएगा, अकाउंट डाउनग्रेड नहीं होता है, लेकिन ऑफिस बैक एंड से बोलते हैं नहीं ये आज ही हो जाएगा। वो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज अकाउंट का लिमिट है 50 लाख का, DP इसका लेकिन है 48 लाख। अकाउंट की बैलेंस एज ऑन 16/12, मान लीजिए इसमें इंटरेस्ट लग गया या कुछ OD वगैरह बन गया, एज ऑन डेट, इस डेट पे इसमें इंटरेस्ट लग गया 4950। अब हमें देखना है ये अकाउंट कब एनपीए हो जाएगा। चूंकि 16 मार्च को ये हो गया, दैट में इसी दिन से कंसिडर किया जाएगा, सॉरी 16 दिसंबर, तो दिसंबर के इसमें चले जाएंगे 16 डेज। पहले वाले 15 नहीं, 16 से स्टार्ट, तो 16 से 31 तक 16 डेज। फिर आ गया जनवरी आपका 31 डेज जैन के, ये रह गए आपके दिसंबर के, रह गए जैन के। फिर रह गए आपके, चूंकि 2016 है इसके बाद, तो इसमें 29 डेज, इसीलिए मैंने इंटेंशनली 25 डेज लिया, 2015 लिया है यहाँ पे, 29 डेज ऑफ फैब। फिर यहाँ तक देख लीजिए आप 66 डेज यहाँ तक आ गई। अब 14th डेज मार्च का इसका 90th होगा, यहाँ तक। जब 15th डे में एंटर हो जाएगा ये 50th डे में, यानी कि 15th मार्च, ये एनपीए हो जाएगा, मार्च पे ये एनपीए हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये 15 के बदले 16 होता है, यहाँ पे हमें 28 डेज होते, तो ये 15 के बदले यहाँ पे एक दिन इसको मिलता। ऐसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंट कैसे एनपीए हो जाएगा। सैंक्शन के टाइम पे सिर्फ आपको 180 डेज, बाकी आउट ऑफ ऑर्डर ओवरड्यूज अगर 90 डेज रहेंगे तो वो एनपीए हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी और एग्जाम के लिए भी और सबसे इजी है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस है। सपोज आपने लोन दिया 50,000 का, लेकिन अगेंस्ट लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स, इसमें इंटरेस्ट लग गया आपका, पहले महीने 51,000 बन गए है, दूसरे महीने 52,000, ये 10 लाख की एफडी है। तीसरे महीने 53,000, फिर 54,000, ये एनपीए नहीं हो जाएगा तब तक जब तक नहीं इस अकाउंट का बैलेंस इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ प्लस, जब इसका बैलेंस इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा सिक्योरिटी अमाउंट से, उस दिन ये हो गया फिर ओवरड्यू में फर्स्ट डे से, उसके बाद फिर ये 90 डेज में ओवरड्यू रहेगा, फिर ये एनपीए हो जाएगा। इस वाले केस में लोन अगेंस्ट डिपॉजिट में इंटरेस्ट लगने से, सैंक्शनर लिमिट अबो रहने से, सैंक्शनर लिमिट से ज़्यादा भी अगर बैलेंस रहेगी मोर देन 90, तब भी ये एनपीए नहीं हो जाता है। अब है कंसोर्शियम फाइनेंसेस। कंसोर्शियम फाइनेंसेस में क्या है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर एक पार्टी है, इसको लोन चाहिए मान लीजिए 100 करोड़ का, ये मल्टीपल बैंक और कंसोर्शियम फाइनेंस हमने अलग से किया है, यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसने यहाँ पे 25 लिया है, यहाँ तक 35 लिया है, यहाँ पे 45 लिया है, कितना हुआ? ये ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हम इसको 20 ही देंगे, यहाँ पे 25 देंगे, यहाँ पे बाकी देंगे। 45, 50, 70, 80, यहाँ पे 20 देंगे। इसको 100 करोड़ ये हुआ, इसमें क्या होगा, ये कंबाइन करके फाइनेंस करेंगे। इसको लीडर बोलेंगे जिसका मैक्सिमम एक्सपोजर है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब यही करेगा डिसाइड, वो आप देख लीजिए आराम से। वहाँ पे जब हमने बैंक ऑन किया था वहाँ हमने कंसोर्शियम ये किए थे लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे ये वाला अकाउंट एनपीए हो गया, क्या ये भी एनपीए हो जाएंगे, ये भी एनपीए हो जाएंगे, ये भी एनपीए हो जाएंगे, कि वही एक एनपीए हो जाएगा? इसमें इंडिविजुअल बैंक को अलग अलग लोन अलग अलग से एनपीए करने हैं।
अगर सपोज ये एनपीए हो गया तो सिर्फ ये एनपीए हो जाएगा, इससे इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये बड़ा वाला भी एनपीए हो जाएगा, सिर्फ सी का एनपीए हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस इसमें भी वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी जिसकी वजह से एनपीए हो जाता। इसके लिए अलग कंडीशंस है, एनपीए के लिए अपनी कंडीशन, इसके लिए अपनी, इसके लिए अपनी, इंडिविजुअली वो अपना अपना बैंक देखेगा। अब जिन लोन्स में गवर्नमेंट गारंटी होती है, गवर्नमेंट गारंटी, अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी, स्टेट की नहीं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है, उनमें क्या होता है, ये आपको कभी एनपीए नहीं डिक्लेयर करने हैं। फर्स्ट थिंग अकाउंट में, लेकिन कैसे, वो कैसे, और ये कब फिर एनपीए हो जाएंगे वो भी मैं बोलूंगा। इंटरेस्ट इसमें तब तक डेबिट नहीं हो जाएगा जब तक ना आप रिसीव करोगे इंटरेस्ट पहले गवर्नमेंट से। आपको अकाउंट में पहले इंटरेस्ट रिसीव करना है गवर्नमेंट से, तब जाके अकाउंट से इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, अकाउंट हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा, ये आप कभी भी एनपीए नहीं करोगे। इसमें अगर आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली लग रहा है, हालांकि हमने बोला था 90 डेज, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, आप इसको एनपीए नहीं कंसिडर करोगे। इसमें आपको कोई प्रोविजनिंग भी नहीं करनी है। थर्ड, अब मान लीजिए ये अभी तक चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे, कल की डेट में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ली गारंटी, तो नॉर्मल एनपीए रूल्स एप्लीकेबल होंगे इसमें। स्टेट में पहले से ही एनपीए रूल्स जैसे नॉर्मल अकाउंट से वही, सेंटर में सिर्फ ये अप्लाई है। अब अगर एनपीए अकाउंट है कोई, वो सबको पता है, आपको इसको अपग्रेड करना है, आपको इसकी कंडीशन जिन वजह से ये गया था डाउनग्रेड, वो सेटिस्फाई फुलफिल करनी है, यानी कि ओवरड्यू है तो पूरा ओवरड्यू कंप्लीट करना है, तो ये खुद ब खुद फिर अकाउंट ये हो जाएगा अपग्रेड। अब है रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट में क्या होता है, आप अकाउंट को एनपीए ही रखते हो, एनपीए अकाउंट आपका एनपीए ही रहेगा, लेकिन 1 साल के लिए आप इसमें मॉनिटर करोगे। ये स्टैंडर्ड रहना चाहिए एज पर नॉर्मल बैंक्स, मतलब अगर इसमें आपको इंस्टॉलमेंट भरना है 10,000 का, आपको 1 साल तक का कंटिन्यूअसली इसमें इंस्टॉलमेंट आना चाहिए ऑन टाइम। इसमें वो आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्यूज नहीं रहने चाहिए, फिर से एनपीए में नहीं जाना चाहिए 1 साल तक के लिए। अगर ये 1 साल तक के लिए ठीक चला तो ये अपग्रेड हो जाएगा फिर। ठीक हो गए रिस्ट्रक्चर्ड भी। अब है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग में क्या होता है, या तो आपको होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और फिर रहेगा डाउटफुल में अलग, डाउटफुल 1 में अलग, डाउटफुल 2 में अलग, डाउटफुल 3 में अलग। आपका अकाउंट है या तो होगा सब स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड में होगा सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, या होगा डाउटफुल में। आपको प्रोविजनिंग हर एक जगह पे करनी है, उसमें भी होगा सिक्योर्ड, सब सिक्योर्ड, सब अनसिक्योर्ड, फिर होगा डाउटफुल 2 में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल 3 में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। ये हम जल्दी जल्दी करेंगे, फिर हम इसके बाद ये क्लोज करेंगे आज के लेक्चर। मान लीजिए अकाउंट की बैलेंस है 10 लाख की, सिक्योरिटी है इसमें सिक्योर्ड यानी कि है 6 लाख का, और अनसिक्योर्ड है 4 लाख का। हो गए टोटल बैलेंस है 10 लाख, उसमें से 6 है सिक्योर्ड और 4 है अनसिक्योर्ड, और अकाउंट है डाउटफुल 1। ठीक है, तो इसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या रहेंगी, जो प्रोविजनिंग नॉर्म जो सिक्योर्ड है उसमें हमेशा आपका 25% रहेगा, और अनसिक्योर्ड में 100%, या मान के चल लीजिए अनसिक्योर्ड हमेशा 100%, चाहे वो डाउटफुल 1 रहेगा, डाउटफुल 2 रहेगा या डाउटफुल 3 रहेगा, इसमें हमेशा आपको प्रोविजनिंग 100% ही करनी है। ठीक है, अब 25% ऑफ 6 लाख इज 1.50 लाख, 100% ऑफ 4 लाख इज 4 लाख। इसमें आपको 5.5 लाख की प्रोविजनिंग करनी है।
डाउटफुल 1 में अब अगर ये होता, अब अगर यही अकाउंट डाउटफुल 2 में चला जाता, वहां पे देखिए बैलेंस हम ऐसे चलेंगे 10 लाख की, सिक्योरिटी यही है 6 लाख और अनसिक्योर्ड 4 लाख। मैंने पहले बोला अनसिक्योर्ड हमेशा आपका 100% में जाएगा, सिर्फ आपको सिक्योर्ड में डिफरेंस आएगी। डाउटफुल 1 में 25%, डाउटफुल 2 में 40% और डाउटफुल 3 में 100%। सिक्योर्ड को भी 100%, अनसिक्योर्ड को भी 100%। तो यहां आगे आपके 40% 6 लाख का हो गए 2.5 लाख और ये रह गए 4 लाख 6.40। डाउटफुल 3 में सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो 100% की प्रोविजनिंग आपको करनी है, तो ये रह गए आपके 6 लाख की प्रोविजनिंग और यहाँ पे 4 लाख की प्रोविजनिंग, दैट मीन 10 लाख बराबर आपको प्रोविजनिंग करनी है। ठीक है, ये बहुत इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है CGTMSE। सपोज CGTMSE कवर, CGTMSE आपका 80% है, उसमें CGTMSE में कोई प्रोविजनिंग नहीं, और CGTMSE आपका हमेशा अनसिक्योर्ड से ही उठता है। मान लीजिए, और उसमें 0% प्रोविजनिंग है आपकी, ऐसे जैसे हम अभी तक चल रहे थे वही करेंगे आप। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, बैलेंस वही अनचेंज्ड रखेंगे। इसमें इशू आता है, ये मुझे दिखता नहीं है, ये हाइलाइटर कहाँ है। बैलेंस 10 लाख, बैलेंस 10 लाख, बैलेंस 10 लाख, सिक्योर्ड 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, अनसिक्योर्ड 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। अब देखिए इसमें CGTMSE मान लीजिए 80% का है। 80% ऑफ दिस 6 lakhs CGTMSE 4.80, यहाँ पे भी CGTMSE 4.80 ही रहेगा, 4.80 ही रहेगा CGTMSE। वो कैसे? CGTMSE एट द रेट ऑफ 80% है, ये 80% आपका अनसिक्योर्ड से, सिक्योर्ड के साथ आपका टच नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो चूंकि यहाँ पे हमें सिक्योर्ड में 25% करने हैं, यहाँ पे 40% करने हैं और यहाँ पे 100% करने हैं। यहाँ पे 1 लाख बनेगा इसका, अभी हम सिक्योर्ड का सिर्फ देख रहे हैं, 1.60 बनेगा और इसका 4 lakhs बनेगा। अब अनसिक्योर्ड में 6 lakhs में से पहले CGTMSE वाला उठेगा, तो ये रह गया आपका 1.20, वहाँ अनसिक्योर्ड रह गया अब आपका 1.20। इस पे आपको प्रोविजनिंग करनी है। 100% है डाउटफुल 1 में भी, तो 1.20, यहाँ पे 1.20, यहाँ पे भी 1.20। ये जो CGTMSE है ये अनसिक्योर्ड से उड़ गया हमारा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा वही है। सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें 100% है, चाहे डाउटफुल 1 होगा, डाउटफुल 2 होगा या डाउटफुल 3 होगा, इनमें अनसिक्योर्ड पोर्शन पे हमें 100% की प्रोविजनिंग करनी है,
लेकिन इस अनसिक्योर्ड में अगर CGTMSE है वो पहले उठेगा, फिर जो रिमेनिंग है उस पर प्रोविजनिंग हो जाए। CGTMSE पे कोई प्रोविजनिंग नहीं होगी। ये रही आपकी प्रोविजनिंग अमाउंट। इसके साथ हमने आपका प्रोविजनिंग भी कंप्लीट किया आज। और प्रोविजनिंग कवरेज रेशो PCR 70% बैंक्स का होना चाहिए। PCR किसके बराबर होता है? प्रोविजनिंग बाय ग्रॉस NPA रेशो। बस मुझे लगता है बस इतना मैक्सिमम है आपके लिए आज के लिए। अगर पॉसिबल मुझे हुआ तो मैं शाम को या कल ये इनइक्वालिटीज में जल्दी बोलूँगा। अगर A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन D इज़ ग्रेटर देन E, आपको बोलनी है रिलेशन A और E के बीच में क्या है। जब भी आपको दो, हम इनको नंबर्स मानेंगे, ये नंबर्स ही होते हैं, दो नंबर्स के बीच रिलेशन देखनी है और सारे साइनस एक ही जैसे हैं, यानी कि ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन ही है तो इन दो के इन बिटवीन भी रिलेशन आएगी ग्रेटर देन। अब अगर ऐसे होता है A इज ग्रेटर देन B इज लेस देन C इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन E। अब अगर बीच में कहीं पे ब्रेक हो जाता है, कहीं पे ग्रेटर देन है कहीं पे लेस देन है, तो इसमें नो रिलेशन है। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैं यहाँ आपको ब्रीफ दे रहा हूं। जब भी दो आप कोई भी रिलेशन नहीं फाइंड कर पा रहे हो, लेकिन आपके ऑप्शंस है A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E एंड और A इज लेस देन E, इसमें इन दो में से कोई ना कोई कंडीशन जरूरी होगी, क्योंकि किसी भी दो नंबर के इन बिटवीन हमेशा एक रिलेशन होती है। या होगा A B के बराबर, या होगा B से ग्रेटर देन, या होगा लेस देन। इन तीन के बगैर कोई भी रिलेशन नहीं होगी। इन तीन में से कोई ना कोई एक डेफिनेटली फॉलो होगी। अब अगर आपकी ऑप्शंस है A या तो E से बड़ा है या इक्वल टू है, या A E से छोटा है, आपको डेफिनेटली इसमें बोलना है इनमें से कोई एक रिलेशन है। इसमें आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप हमेशा लगा दीजिए ईदर ऑफ टू। अगर मुझे टाइम मिला रिलेशंस का हम शाम को देखेंगे या कल के डेट में देखेंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर नहीं टाइम मिला मुझे तो आप प्लीज़ खुद ही यूट्यूब पे सर्च कीजिए कोई भी लेक्चर, मुझे लगता है मुश्किल से 1 घंटे का है, 5 क्वेश्चंस इससे आते हैं, 5 क्वेश्चंस इससे डेफिनेटली आते हैं और ये बहुत ईजी है। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। प्लीज डोंट फॉलो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, एंड ऑल द बेस्ट। अगर हम ना आ पाए ऑनलाइन तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और एक बार प्लीज शेयर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।